नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और इस पेंडेमिक में अपने और अपने ख्याल अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है आप सबके लिए गुड न्यूज़ के साथ आया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भी, हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का वेबसाइट खोल के रखे हैं और इस पल का इंतजार यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट को था, क्योंकि इसके कारण बहुत सारी वैकेंसी जो थी यूपी ट्रिपल एससी की अटकी हुई पड़ी थी और काफ़ी दिनों से एग्जाम नहीं हो पा रहा था यूपी ट्रिपल एससी का। इसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो यूपी ट्रिपल एससी का जो जेई का वैकेंसी है, लेखपाल का वैकेंसी है, पटवारी का, बीडीओ का और जेई का जो भी है, ये सब अटका हुआ था। तो इसके लिए ये जो यूपी गवर्नमेंट जो कि डिसाइड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के बाद कि एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा कोई भी एग्ज़ाम से पहले, तो इसके कारण सारी वैकेंसी रुकी हुई थी। तो चलिए, आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज आ गया है कि इसके जो नोटिफिकेशन है इसको जारी कर दिया गया है और प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो प्रॉपर नोटिफिकेशन क्या है, क्या कुछ कहा गया है इस नोटिफिकेशन में, हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि बादल कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी का एक किरण ही काफ़ी होता है उजाला के लिए। तो दोस्तों, अभी इस पैंडेमिक में जैसा कि आप सबके लिए काफ़ी बैड टाइम चल रहा था, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन आ गया है तो आप सब में एक नई ऊर्जा का काम करेगा ये नोटिफिकेशन। तो चलिए, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्या कुछ कहा गया है इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 25 मई यानी कि 25 मई 2021 से शुरू हो जाएगा और जो अंतिम तिथि होगी इसका शुल्क जमा करने का वो 21 जून 2021 तक है। अगर आपको आवेदन में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए जो तिथि जारी किया गया है वो है 28 जून 2021, यानी कि आप 25 मई से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म भरना और 21 जून तक इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और संशोधन अगर आपको कोई करना हो तो आप 28 जून तक कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई तिथि नहीं मिलेगा। अगर इन केस डेट बढ़ेगी तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, और क्या कुछ कहा गया है तो इसमें कहा गया है साफ साफ कि जो आपका आवेदन फीस है वो जमा करने की तिथि 21 जून 2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदन अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस के जो बैंक के द्वारा है वो बता नहीं दिया जाता है कि हाँ, बैंक जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर देगा तब तक आप उसका फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और आपके आवेदन में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ईमेल कैटेगरी को छोड़ करके किसी भी और चीज़ में आप संशोधन कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल में कोई संशोधन नहीं होगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, कार्मिक विभाग है, उसने डिसाइड किया था कि जो भी समूह ग और समूह घ के पद हैं जितने भी, वो सब एक प्रीलिमिनरी टेस्ट के बाद ही लिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले उसके लिए पेट का एग्ज़ाम होगा और पेट के बाद ही फिर कंसर्न डिपार्टमेंट अपना एग्ज़ाम करवाएगी जो कि डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम होगा आपका। लेकिन उसका फॉर्म आप तभी फिल कर पाएंगे जब आप पेट क्वालिफाई होंगे, यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट आप क्वालिफाई कर रखे होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या है कुछ कहा गया है इसमें, हम उसी को पूरा डिटेल में देखेंगे और क्या क्या इसका सिलेबस रखा गया है, इन्हीं सबको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे। चलिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, तो इसको एक एक करके काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा और इसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो आपका है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या क्या, इसमें आपको कौन सा कैंडिडेट है जो इसको फिल कर सकता है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम जो भी कंडक्ट कराएगी यूपी ट्रिपल एससी, अगेन जो भी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जैसे कि पटवारी, लेखपाल, बीडीओ या फिर यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, उसमें आप तभी बैठ सकते हैं जब आप पेट क्वालिफाई होंगे। यानी कि पेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक कॉमन टेस्ट है आपका हर एक वैकेंसी के लिए। इसके लिए आपको पेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे ही कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। आप चाहे किसी भी जनरल कंपटीशन हो या फिर टेक्निकल यूपी ट्रिपल एससी जेई का ही क्यों तैयारी कर रहे हो, आपको पेट क्वालिफाई होना जरूरी है। इसमें बताया गया कि कौन कौन सा पद है जो इसके अंदर में आएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम्स करवाती है वो सारे ही इसके अंडर में आएंगे, पेट के अंडर में आएंगे। और जितने भी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूपी ट्रिपल एससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी, जैसे कि आपको पता ही है लेखपाल के लिए करवाती है, पटवारी, बीडीओ, और यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए करवाती है एग्जाम कंडक्ट। तो ये सब के लिए आपको पेट क्वालिफाई होना ज़रूरी होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो वो तो टाइम टू टाइम आप देख लेना कौन कौन सी के लिए आते रहती है। चलिए, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक अर्हता के लिए। तो क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है इसमें। तो जो भी कैंडिडेट है उनको हाई स्कूल या समकक्ष उसके या फिर कोई उस शैक्षिक अर्हता धारित कर ली हैं तो वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी आपका फाइनल एग्जाम जिसके थ्रू, यानी कि आप अगर इंटरमीडिएट पे भर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन पे भर रहे हैं या फिर डिप्लोमा पे भर रहे हैं,
तो उसका जो रिजल्ट है वो इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के अंतिम तिथि से पहले पहले तक आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। आयु सीमा के बारे में क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो आयु सीमा जैसा कि आपको पता है 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष, कुछ कुछ पोस्ट के लिए अलग अलग, किसी किसी पोस्ट में 21 वर्ष से स्टार्ट होता है, किसी किसी पोस्ट के लिए 18 वर्ष से स्टार्ट होता है, से लेकर के आप 40 वर्ष तक के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि विभिन्न कैटेगरीज के लिए अलग अलग जो भी कैटेगरीज होते हैं उन सब के लिए जो आयु में छूट देने का भी प्रावधान होता है। जैसे कि ओबीसी के लिए प्लस 3 ईयर का छूट मिलता है, SC ST के जो कैंडिडेट होते हैं उनको अलग से छूट मिलती है। इसके अलावा जो PH के कैंडिडेट होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप के कैंडिडेट होते हैं या फिर कोई रिटायर्ड पर्सनस होते हैं, तो उन सब के लिए अलग से छूट मिलता है। वो छूट आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं इन सब के लिए तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आयु में छूट दिया जाता है। तो आप देख लेना जिनको जो कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें बात की गई है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन जो भी दिया जाता है अभी करंटली जिस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाता है, जो भी जनरल कैटेगरी का रहता है, आपका EWS के लिए 10% है, OBC के लिए 27% है और SC ST के लिए 12% है। तो ये सब आप जो भी क्राइटेरिया है वही फिल रहेगा जो पिछले तरीके से रहता है। परीक्षा का योजना एवं पाठ्यक्रम, तो जैसा कि आपको बताया गया कि इसका जो सिलेबस है और क्या रहेगा और क्या योजना रहेगी, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम इसके करवाए जाएंगे, क्योंकि एक शिफ्ट में पॉसिबल नहीं है सबका एग्जाम करवा लेना। और जो भी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी मार्क्स है वो सबको इक्वली दिया जाएगा। यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया रहेगा, तो इसको भी आप ध्यान से देख लें। परीक्षा की जो भी अर्हता है वो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आवेदन करने से पहले पहले तक आपको रिजल्ट आपके पास में होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए जैसा कि आपको मैं वेबसाइट शुरुआत में दिखाया था, उस वेबसाइट पे आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा था नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करके आपको नीचे मैसेज भी फ्लैश कर रहा था जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने का एक लिंक दिखा रखा था। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, वहाँ से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगा जाएगा, आप उसको फिल करें। उसके बाद आपके लिए आपसे फ़ीस के लिए कहा जाएगा, आप फीस उसमें फिल करें। उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। यानी कि कैंडिडेट इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। और ये आप चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपका वो चेंज नहीं हो सकता है बाद में। आप उसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका चेंज नहीं होगा। तो काफ़ी ध्यान से आप इसको भर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपने अगर नहीं प्रिंट आउट कर पाए अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, तो आप बाद में भी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट कर सकते हैं। फ़ोटो के लिए आपको कुछ बताया गया क्राइटेरिया, तो फ़ोटो स्पष्ट होनी चाहिए और आपका साफ साफ जो है चेहरा दिखना चाहिए और हल्के सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि में खींचना है आपको। लगभग 70% जो चेहरा है वो आपका दिखना चाहिए। फ़ोटो 6 महीने के भीतर का लिया गया हो और इसके पहले का नहीं हो। और अब 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 4.5 सेंटीमीटर लंबा आपका होना चाहिए, यानी कि कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ये भी कहा गया आपसे। और कैपिटल अक्षर में आपका नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उस पर अगेन अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन ये आपसे भरवाया जाता है, मतलब आप किसी प्रकार का और कोई तरह का आपके पास कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं हो, इस तरह का मतलब डिक्लेरेशन आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप अगर सब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद आपको फॉर्म का जो फीस है वो पे करना है। तो फीस का आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या फ़ीस डिसाइड किया गया है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 160 रुपया। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क भी देना है, उसको मिलाकर के 185 रुपीज़। OBC के लिए भी 160 है, 185, और SC के लिए भी 70, ST के लिए भी 70, और विकलांग के लिए कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना है जो कि 25 रुपीज़ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यूपी में, कम से कम कि आपका जो फ़ीस होता है वो काफ़ी नॉर्मलाइज होता है, यानी काफ़ी कम फीस होती है। तो ये हर एक बच्चा इसको आसानी से भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉमिनल फ़ीस आपके लिए रखा जाता है। अगर आप बाकी बोर्ड्स और बाकी एग्ज़ाम का बात करें तो वहाँ पे काफ़ी फ़ीस लिया जाता है आपसे, 500, 750 या 1000 रुपये तक भी लिया जाता है। फॉर्म का आपको प्रिंट आउट ले लेना है जैसे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए। 1 सप्ताह के बाद तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, यानी कि 28 तारीख तक। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको OTP आएगा, ये सब तो आपको पता ही है। और इसके लिए अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा
इसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे OTP लाना है, क्या रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसका सब कुछ एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको दिक्कत है तो वही बता दीजिएगा, ठीक है। महिला आरक्षण की बात करें तो महिला आरक्षण आपको पता ही है यूपी में दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग के लिए EWS का आरक्षण मिलेगा। वो भी जिनका EWS वैलिड होगा उनको EWS का भी आरक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन अगर आपने सबमिट कर दिया है तो आपको जो है 28 तारीख तक आप उसको संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा आपका, ये साफ साफ कहा गया है इसमें। और तो आप फॉर्म जो है बिल्कुल ध्यान से भरेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए इसमें फिर से इसको हाईलाइट करके बताया गया है कि फ़ोटो और जो आपका सिग्नेचर है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का भी उनको लगा कि ये ब्लर है या त्रुटि है इसमें तो आपका कैंडिडेचर वो रद्द कर सकते हैं। आयोग किसी भी तरह का पत्राचार नहीं करता हो तो सही बात है, और आपका ईमेल से ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म भर फिल करने में तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप उसके वेबसाइट पर जाकर के FAQ में भी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस का। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे। तो देखिए जो पेट के लिए सिलेबस डिसाइड किया गया है वो बहुत ही यूनिवर्सल सिलेबस है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो सबके लिए एक इक्वल सिलेबस रखा गया है। टोटल 100 नंबर का जो होगा आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें पहला सेक्शन अगर हम हिस्ट्री बात करें तो एनिशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक इसमें दिया गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल। इसके अलावा और भी जो एनिशिएंट और मेडिवल दोनों को मिलाकर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एनिशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को मिलाकर के आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे, यानी कि सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा और ये सब मिलाकर के। नेक्स्ट हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, यहाँ से 5 नंबर पूछे जाएंगे। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो हिस्ट्री से आपके टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर एनिशिएंट प्लस मीडियल और 5 नंबर आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर हम बात करें ज्योग्राफी से तो ज्योग्राफी से भी आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक्स से भी आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इकोनॉमिक में जो आपका 5 वर्षीय योजना रहा है, हरित क्रांति, दुग्ध विकास क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इन सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम शॉर्ट में पॉलिटी भी बोलते हैं, तो उससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें भी टॉपिक दिया गया आपको संसदीय प्रणाली, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, न्यायिक ढांचा और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें जनरल साइंस, जो विज्ञान है आपका, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आता है, इससे भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अर्थमेटिक है इससे भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हिंदी है उससे भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी में यहाँ पे आप देख लो टॉपिक संधि, विलोम संधि, यानी कि ग्रामर का जो पोर्शन है उससे 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी से भी अगर 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से भी आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें आगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स से भी आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर देखिए इसमें ज़्यादा वेटेज ले रहा है, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इससे। और जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में जैसे कि आपका भारत में कौन सा पर्यटन स्थल है, क्या कला संस्कृति है, कौन कौन से संगठन है इंडिया में, और पुस्तक और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन, इस सब टॉपिक से लेकर के आपसे 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि जनरल अवेयरनेस से आपसे 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन हिंदी का एक नया सेक्शन यहाँ पे है। तो हिंदी में यहाँ पे आपका गद्य का भाग, यानी कि 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे, यानी कि 2 आपको पैसेज दिए जाएंगे, और उन दोनों पैसेज से एक पैसेज से 5-5 नंबर का टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगेन यहाँ पे ग्राफ जो रहता है आपका स्टैटिक्स का पोर्शन, यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टेबल से भी आपसे 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे हिंदी अच्छा खासा वेटेज लेके जा रहा है, टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है हिंदी से। तो यूपी एक हिंदी भाषी स्टेट है, इस कारण से भी हिंदी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक्स का जितने भी आपका सिलेबस में मेंशन टॉपिक है, इन सब पे हम आगे चल के सेपरेट वीडियो लाएंगे, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो लाने वाले हैं, और उन सब में हम आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने यूपी से बिलोंग करते हो या नहीं भी बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपको पता ही है इलेक्शन का ईयर है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी आएगी। अभी लेखपाल की, पटवारी की, बीडीओ की, यूपी ट्रिपल एस जेई की 16 और 18 की ऑलरेडी वैकेंसी पेंडिंग है। तो ये सारे पेपर होंगे, और इस सबके लिए पेट का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर दिया गया है, यानी कि आपका नेसेसरी है। इसके बिना दिए आप कोई भी पेपर फिल नहीं कर पाओगे जब तक कि आप पेट क्वालिफाई नहीं हो, यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे आप कोई सा भी वैकेंसी का फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के फॉर्म फिल कर रहे हो। तो इसको आप काफ़ी सीरियसली लें, और सबसे पहले तो आपको पेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप आगे आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे,
आप कोई सा भी पेपर नहीं करवा पाओगे, यानी कि कोई सा भी एग्जाम के लिए आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। पहले क्या होता था कि लेखपाल का अलग से वैकेंसी आता था, पटवारी का अलग से वैकेंसी आता था, तो आप अलग अलग फॉर्म फिल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल पेट के जो पेपर हैं उसके बाद ही आप कोई फॉर्म फिल कर पाओगे, तो पेट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आगे अगर आप कहोगे तो मैं सारे टॉपिक पे अलग अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वैसे मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके सारे टॉपिक्स पे, ये हिंदी पे, इंग्लिश पे, हर एक टॉपिक पे एक बिल्कुल प्रिसाइज वीडियो लेकर के आए, जिससे कि हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट जो है आसानी से इसको क्वालिफाई कर पाए। मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करता दोस्तों, लेकिन मैं बिल्कुल प्रिसाइज कोशिश करूँगा कि